हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कहते हैं हमारे देश में वीरांगनों की कमी नहीं है। कहते हैं एक मौका मिले तो एक औरत भी वो सभी कुछ कर सकती है जो इतिहास में कभी न हुआ हो। यहाँ पर जो हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात कर रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं महाराष्ट्र के अंतिम पेशावर बाजीराव द्वितीय थे। महाराष्ट्र के अंतिम पेशावर बाजीराव द्वितीय थे और अंग्रेज़ों ने सन 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दी गई थी। पेशवाई की जो है समाप्ति कर दी गई थी और बाजीराव के 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर शांत कर दिया गया था। यानी महाराष्ट्र के अंतिम शासक तो जो थे पेशवाई बाजीराव थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको 8 लाख वार्षिक पेंशन दे के उनको सारे राजगद्दी जो है छीन ली थी। और देखा जाए तो बिठूर जो कि कानपुर में उन्हें जागीर भी दे दी गई। बिठूर कानपुर में जो है पेशावर बाजीराव को जागीर दे दी गई। बाजीराव पेशावर के भाई चिमाजी अप्पा थे। बाजीराव पेशावर के भाई कौन थे? चिमाजी अप्पा थे और वो पूना से आकर काशी में बस गए थे। मोरोपंत तांबे इसके कुपात्र थे। मोरोपंत तांबे जो थे इनके कुपात्र थे, इनके सहयोगी थे, इनके साथी थे। वो भी पूना से आकर काशी में इनके साथ रहने लगे। यानी देखा जाए तो बाजीराव पेशावर के भाई के साथ मोरपंत भी रहने लग गए। मोरपंत तांबे की पत्नी का नाम भागीरथी बाई थी। अब देखा जाए तो यहीं से जो है झांसी की रानी के जो है कहानी का सूत्रपात होता है। कहते हैं भागीरथी बाई वो एक सुशील और चतुर और रूपवती महिला थी। भागीरथी बाई ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मनुबाई रखा गया था। मनु अभी 4 वर्ष की ही थी कि भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई और कुछ वर्ष बाद चिमाजी अप्पा का भी षड्यंत्र हो गया, यानी उनकी भी मृत्यु हो गई। अब चिमाजी अप्पा वो थे जो कि बाजीराव पेशावर के भाई थे और जिनके साथ मोरपंत जो उनके साथ आए थे यहाँ पर काशी में बसने के लिए। अब पत्नी की मृत्यु और अपने मित्र की मृत्यु, देखा जाए तो ये ऐसी घटना थी जहाँ पर मोरपंत को शांत कर दिया। मोरपंत अपनों को बेसहारा समझने लग गए तो बाजीराव ने उन्हें काशी से बिठूर बुला लिया और पेशावर मोरोपंत को बहुत वो चाहने लगे और मन्नू के पालन पोषण का भी मोरोपंत पर आप खड़ा हुआ और उन्होंने मन्नू के लड़कों के समान ही स्नेहपूर्वक पालन पोषण किया। मन्नू की चंचलता और सुंदरता से प्रभावित होकर बाजीराव उसे छबीली कह के पुकारा करते थे। देखा जाए तो ये लक्ष्मीबाई की शुरुआती जीवन थी। अब परिचय की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख सेनानी के रूप में स्मरण की जाती है। उसने स्वराज भवन की नींव का जो है पत्थर बनकर अपने जीवन को सार्थक कर दिया और वो उपन्यास की नायिका और कथा वस्तु का केंद्र बिंदु रही। सभी घटनाएं उसी के चरित्र के उजागर करती है और उपन्यास के पात्र भी उसके चरित्र विकास में सहायक है। रानी का चरित्रांकन निम्नलिखित के अंतर्गत किया जा सकता है। सब प्रथम अगर हम देखें तो नटखट मनु, देखा जाए तो मनु मोरपंत तांबे की एकमात्र संतान थी और उसकी माँ का नाम भागीरथी था, जैसे हमने अभी विचार किया। और वो अभी 4 वर्ष की ही थी कि उसकी माँ की मृत्यु हो गया और उसका बचपन नाना और राव साहब के साथ भी था क्योंकि ये दोनों लड़के थे। तो झांसी की रानी पर भी यानी मन्नू पर भी लड़कों का प्रभाव देखने को मिला। मन्नू ने इसके साथ ही मलखंभ, कुश्ती, तलवारबार, बंदूक चलाना और अश्वारोहण सीख लिया। कहते हैं ये सब उस समय औरतों को नहीं दी जा रही थी
लेकिन कहते हैं जिसके पास क्षमता होती है, काबिलियत होता है, वो स्वयं ही उजागर हो जाता है। और नटखट मनु में सब देखने को मिला और वो अपने बचपन के नाना और राव साहब के साथ बीता हुआ समय उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन गया। वह चंचल, हठीली और तीव्र बुद्धि की बालिका थी और ऐसी बालिका शायद इतिहास में कभी देखने को मिला। उसके पश्चात आता है साहसी बालिका। मनु बचपन में ही साहस की पुतली थी। नाना गोंडू को घायल हो जाने पर वह धैर्य और साहस का परिचय देती है। उसका कथन ये होता है कि मैं कभी डरपोक नहीं हो सकती, कभी नहीं। जब बाजीराव, पेशावर बाजीराव नाना की चोट पर चिंता प्रकट करते हैं तो वह कहती है, क्या युद्ध रेशम की डोरियों और कपास की पेनियों से हुआ करते हैं? देखा जाए तो मनु की ये बात बहुत ही वीरतापूर्वक थी कि क्या युद्ध रेशम की डोरियों और कपास की पेनियों से हुआ करते थे? तो भय तो उसमें कहीं नहीं थी। मनु में भय नाम की चीज़ नहीं थी। वो कहती है कि मैं कभी डरपोक नहीं बनूंगी। अंततः तक उसके यह भावना दिखाई देती है। झांसी जाकर स्त्रियों को सैनिक प्रशिक्षण भी देना और डाकू सागर सिंह से भी जूझ पड़ना, ये उसकी साहस की सबसे बड़ी परिचालक है। अंग्रेज सेना को चीरते हुए निकल जाना उसकी वीरता का ही एक लक्षण नज़र आता है। उसके पश्चात देखें तो स्वतंत्रता की एक साधिका भी मनु थी। लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की अमर साधिका थी। अंग्रेजों ने महाराजा की मृत्यु पर जब दामोदर राव को उत्तराधिकारी नहीं माना और झांसी पर अंग्रेज अधिकारी घोषणा की तो रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने संतान को जन्म दिया था, लेकिन षड्यंत्रों के आड़ में 3 महीने में उसके पुत्र का देहांत हो गया, जिसके कारण उसने दामोदर राव को गोद ले लिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने उस समय ये कानून बना दिया था कि गोद लिया हुआ बच्चा किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। इसी कारणवश मनु को यहाँ कहना पड़ा कि मैं अपनी झांसी किसी कीमत पे नहीं दूंगी। इसके पश्चात वह स्वाधीनता के लिए नाना साहब, तात्या टोपे जनता को जगाने और देश रियासतों को संपर्क बढ़ाने के लिए कहती है। देखा जाए तो नाना साहब उनके भाई समान थे और तात्या गुरु उनके गुरु थे। तो उन्होंने सारे दारोमदार जो था नाना साहब को और तात्या गुरु को सौंप दिया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें जनता को जगाना है और देसी रियासतों के संपर्क बढ़ाने के लिए वो अग्रसर होती है। स्वाधीनता के लिए ही उनके सभी प्रयत्न थे और युद्ध तो साधन मात्र थे। कहते हैं अंग्रेज़ों को बताना था कि हम स्वाधीनता लेके रहेंगे। बाबा गंगाधर दास को वह पूछती भी है कि बाबा इस देश की स्वराज कैसे मिलेगी, क्योंकि वह स्वतंत्रता की साधिका थी। स्वतंत्रता की इच्छा उनके हृदय के कण कण में व्याप्त थी। कहते हैं हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, पराधीनता किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं जब पक्षी भी पराधीन रह के जो है अपने जीवन को नर्क समझती है तो इंसान है। कहते किसी भी जीव को पराधीनता पसंद नहीं आता है, हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। देखा जाए तो झांसी की रानी एक कुशल प्रशासिका भी थी। चलिए देखते हैं। कुशल प्रशासिका के रूप में देखा जाए तो रानी कुशल प्रशासिका भी थी। झांसी के राज्य व्यवस्था संभालने पर वो स्वयं कचहरी में बैठना और डाकुओं के आतंक को दबाना और प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए काम करना उनके कुशल प्रशासिका होने का प्रमाण मिलता है। कहते हैं जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सारे जो है भागदौड़ अपने हाथों में ले लिया और सबको न्याय देना, सबके लिए अच्छे कानून बनाना उनके प्रशासन का होने के प्रमाण मिलते हैं। और वो जानती है कि किसकी क्या योग्यता है
और उसे क्या काम दिया जाना चाहिए। कहते हैं प्रशासिका होना सबसे भी गौरव की बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर एक व्यक्ति की योग्यता का परख रखना, जो कि लक्ष्मीबाई में थी। अपने राज्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनसे काम लेना उनको उत्तम प्रशासक गुणों को प्रकट करती हैं। कोई भी अगर शासक है, कोई भी देश चलाने वाला है, तो ये गुण होना स्वाभाविक होता है। और ये सारे गुण जो थे झांसी की रानी में थी। देखा जाए तो कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। चलिए देखते हैं। तो रानी कुशल राजनीतिक और कूटनीतियों के जानने वाली भी थी, यानी कूटनीति का भी अनुसरण करती थी। वह जानती है कि शासन की शक्ति जनता में ही निहित होती है, और ये बात आज भी मान्य है कि शासन की शक्ति जो है जनता में ही होती है। क्योंकि जनता हमें कहती है कि राज करो, लेकिन लोग जो होते हैं राज की लोभ में जनता पर ही अत्याचार करने लग जाते हैं, जो कभी भी सही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा नहीं किया। वो जानती थी कि शासन की शक्ति जनता के हाथों में ही निहित होती है। अंततः क्रांति के लिए केवल राजाओं की ही भूमिका पर्याप्त नहीं है, जनता की जागरूकता भी आवश्यक है। देखा जाए तो जब जनता खड़ा हो जाती है तो हर एक क्रांति सफल हो जाती है। और ये हमने इतिहास में भी कहीं देखे हैं। हमारा इतिहास इसका गवाह है कि जब जब हम सब एक हुए हैं, तब तक जो है देश से अंग्रेज जैसे दुराचारी भाग खड़े हुए हैं। और ये आज भी लागू होता है। अगर जनता आज एक साथ हो जाती है तो कहते हैं भ्रष्ट लोगों का जो है हमारे देश में कहीं जगह भी नहीं मिलेगा। इसलिए वह तात्या टोपे के बार बार यह कहती है कि जनता की असली शक्ति है। शिवाजी ने जनता की शक्ति से ही दिल्ली के शासक को लोहा लिया था, क्योंकि जनता ही एक बहुत बड़ा ताकत होती है। रानी यह भी जानती है कि कोई भी क्रांति छोटे छोटे स्तर पर या एक देशी स्तर पर सफल नहीं हो सकता है। और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कोई क्रांति अगर करना है तो एक साथ करना पड़ेगा, एक बहुत ही बड़े प्रभाव से। और ये बात रानी जानती थी कि छोटे छोटे स्तर पर क्रांति करना ये असफलता का निशानी है। अंततः इसके लिए एक दिन तथा एक समय निहित होना चाहिए। और ये बात महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो 1857 क्रांति इसलिए विफल हुआ क्योंकि वो एक समय पर नहीं शुरू हुआ और छोटे छोटे स्तर पर होने के कारण जो है ये असफल रहा। अगर एक साथ होता तो शायद भारत जो है 1857 की क्रांति में ही आज़ाद हो जाता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कि झांसी की रानी की रणनीतियों में कुशल। देखा जाए तो रानी युद्ध की कला में निपुण थी और बचपन से ही युद्ध की हर एक गुण सीख रखी थी। अपनी इस निपुणता के बल पर ही वह थोड़े से सैनिकों के बल पर अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने में समर्थ होती है और शत्रुओं को आक्रमण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो रणनीति तय करती है। कहते हैं अगर किसी भी युद्ध को जीतना है तो रणनीति बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको भी पास होना है, परीक्षा आगे बढ़ाना है, तो आपको भी रणनीति बनाना पड़ेगा। कहते हैं चाहे युद्ध हो चाहे पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये झांसी की रानी जानती थी किस मोर्चे पर कौन सा सैनिक प्रयुक्त रहेगा, उसकी भी उसे पूरी जानकारी थी। और युद्ध के समय किले के विभिन्न स्थानों पर तोपों की व्यवस्था करना और मोर्चे का निरीक्षण करना तथा सैनिक एवं सेनापति का नैतिक बल बढ़ाना उसकी जो है युद्ध कुशलता का परिचालक है। कहते हैं एक योद्धा में सारे गुण होते हैं कि किस चीज़ को कहाँ व्यवस्थित करना है। देखा जाए तो भारत में बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन सभी युद्ध में कहते हैं भारतीय राजाओं को जो है हार का मुंह देखना पड़ा। इसका कारण यही था कि हमारे देश में फौजों की कमी नहीं थी, लाखों में थी, लेकिन 10,000 जो है विदेशी सैनिकों ने हमें हरा दिया। और ये बात मनु भली भांति जानती थी। इसीलिए तोपों की व्यवस्था करना, मोर्चे का निरीक्षण करना तथा सैनिकों और सेनापति को नैतिक बल बढ़ाना उसकी युद्ध कुशलता का परिचालक है। और देखा जाए तो यही नहीं है, सहृदय भी है। रानी जो है शत्रु के लिए अत्यंत कठोर है। शत्रुओं के लिए वो अत्यंत कठोर है, पर वह मानवीय सहानुभूति से परिपूर्ण है। उसके हृदय में दुखियों के प्रति सहानुभूति है
और वह शत्रुओं से लड़ते हुए भी अपने मानवीय पक्ष को दुर्बल नहीं बनने देती है। जब सागर सिंह से डाकू से लड़ाई हो रहा था उस समय भी मानवीय गुण का उसने जो है उदाहरण प्रस्तुत किया था। अंग्रेजों के बच्चों तथा स्त्रियों के प्रति उनके हृदय सहानुभूति थी, क्योंकि उनको पता था कि हमें अंग्रेजों की बुराइयों से लड़ना है, अंग्रेज के बच्चों और उनकी स्त्रियों से नहीं लड़ना है। इसलिए वो कभी भी उनके प्रति क्रूरता का भावना नहीं रखी। अपनी लड़ाई अंग्रेज पुरुषों से ही रहा, उनके बाल बच्चों से नहीं। वो भूखे अंग्रेज बच्चों के खाने पीने का भी प्रबंधन करती थी। कहते हैं ये सहृदय का सबसे बड़ा गुण लक्ष्मीबाई में था कि अंग्रेज उन पर अत्याचार करते थे, लेकिन फिर भी उनके बच्चों के लिए वो हर संभव कोशिश करती थी कि हर चीज़ की व्यवस्था हो। तो ये सहृदय का ही परिचालक होता है। उसके पश्चात देखें तो धर्म के प्रति आस्था। रानी में बचपन से ही धर्म के प्रति आस्था विद्वान थी और सामान्य स्थिति में ही नहीं, युद्ध के समय भी पूजा पाठ के लिए समय निकाल ही लेती थी, क्योंकि वो बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी। जब भी उसका पति का जो है कहते बीमार पड़ते तो हमेशा वो जो है पूजा पाठ में ही ध्यान लगाती थी। गीता के कर्म योग्य में रानी की बड़ी आस्था थी और इस आस्था का ही परिणाम था कि वह कठोर से कठोर परिस्थिति में भी स्थिर बनी रहती थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण उसके अंदर गुण था कि वो धर्मनिष्ठ भी थी, धर्म के प्रति आस्था भी था और धर्म को कभी छोड़ती नहीं थी। उसके पश्चात देखा जाए तो पतिव्रता। रानी अपने पतिव्रता धर्म का निर्वाह भी करना खूब जानती थी। पति की मृत्यु पर वह शोक में डूब जाती है और वह अपने पति का पूरा आदर करती है, पर साथ ही उनकी दुर्बलता पर व्यय किए बिना भी नहीं रहती है। राजा समझ जाते हैं कि लक्ष्मीबाई विलक्षण गुणों वाली नारी है और वह उसके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित होकर कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, आप राज्य का प्रबंधन करना सीखिए। अच्छी व्यवस्था बने रहेगी तो राज्य भी बचा रहेगा, अन्यथा अंग्रेज फिर इसे अपनी देख रेख में ले लेंगे। राजा अंग्रेजी अधिकारियों के सामने भी रानी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मेजर साहब, हमारी रानी में ऐसे गुण हैं कि संसार के बड़े बड़े मर्द उनके पैरों की धूल अपने माथे पर चढ़ाएंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर गंगाधर राव ने जो बात कही वो हमेशा ही सत्य सिद्ध हुई। झांसी की रानी में इतने गुण थे जो शायद बड़े बड़े लोग जो है परास्त हो सकते थे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण गुण है। चलिए देखते हैं उदार हृदय रानी लक्ष्मीबाई। उदार हृदय। रानी उदार हृदय नारी भी है। शत्रु तक उसकी प्रशंसा करते हैं और वो अपनी प्रजा के सभी वर्गों से सामान्य रूप से प्रेम करती है। वह जाति पाति तथा ऊंच नीच के भाव से मुक्त है। और देखा जाए तो हिंदुओं और मुसलमानों सैनिकों का सामान्य रूप से आदर करती है। रानी का यह कथन ध्यान योग्य देने योग्य है कि जो साधन जहाँ मिले उसकी उपयोग करना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने कही कि जो साधन जहाँ मिले उसकी उपयोग करना चाहिए। जैसे आप लोग भी पढ़ते हो, जो साधन आपको जहाँ से मिलता है उसका उपयोग करना चाहिए और उसको जो है अपने एग्ज़ामों के लिए रखना चाहिए। कहते हैं इधर कि जनता का मुझे विश्वास है कि सदा साथ देगी, यानी ये बात पे वो विश्वास रखती थी कि जनता उसको सदैव साथ देगी। बुंदेलखंड में ब्राह्मणों से लेकर सफाई कर्मी तक हथियार चलाना जानते हैं, यानी ये बात उसके कर्म योगी होने का और उदार हृदय होने का सबूत देता है कि जो साधन जहाँ मिले उसकी उपयोग करना चाहिए। इधर की जनता का मुझे विश्वास है कि सदा वो साथ देगी और बुंदेलखंड में ब्राह्मण से लेकर सफाई कर्मी तक हथियार चलाना जानते हैं। और यह अपनी उदारता के बल पर ही डाकू सागर सिंह का हृदय परिवर्तन करने में भी वह समर्थ सिद्ध हुई, क्योंकि डाकू जो रानी लक्ष्मीबाई के शत्रु था उसका हृदय भी वो परिवर्तन करने में सफल हुई। तो ये उदार हृदय का सबसे बड़ा सबूत है। उसके पश्चात देखिए वीरांगना। हृदय। रानी के हृदय में अदम साहस, अपूर्व धैर्य,
उत्कर्ष देश प्रेम की त्रिवेणी प्रभावित हो रही थी। उसके आक्रमणों की मार से अंग्रेज सैनिक आतंक हो जाते थे। उसने झांसी की स्त्रियों में वीरता का संचार किया और वह रणचंडी के समान थी। जिधर भी अपनी शत्रु त्राही त्राही कर उठते थे, उसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देखा जाए तो रानी जब सैनिकों से घिर गई थी, जब सुंदर भी मारी गई थी जो उसकी दासी थी, एक गोरे ने रानी के सीने में संगीन चुभो दी। देखा जाए तो ये संगीन उसकी आखिरी साबित हुई, क्योंकि रानी ने उसे भी मार गिराया। रानी आगे बढ़ी। रास्ते में नाला था। घोड़ा नया था, क्योंकि जो उसका घोड़ा था वो मारा जा चुका था और घोड़े को संभालना भी महत्वपूर्ण था, इसलिए वह अड़ गया। रानी को पीछे खिसकाना पड़ा और रानी की जांघ पर गोली लगी, क्योंकि जांघ पर पहले ही गोली लग चुकी थी। पेट से भी खून की धारा बह रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसमें जो है खंजर चुभो चुका था। गुल मोहम्मद आगे बढ़ते हुए सारे सवार की तरफ लपका, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही घोड़े पर सवार ने रानी पर तलवार चला दी। जो अंग्रेज़ थे वो रानी पर तलवार चला दी। रानी के सिर का दायां हिस्सा कट गया और आंख बाहर निकल पड़ी। कहते हैं अंग्रेज़ों ने इतनी क्रूरता दिखाई कि तलवार पे तलवार की बारें जो है रानी लक्ष्मीबाई पे करने लगे, जिसके कारण रानी के सिर का दायां हिस्सा कट गया और आंख जो है बाहर निकल पड़ी। इस पर भी रानी ने घोड़े पर तलवार चलाई जो उसके कंधे पर लगी, यानी जिसने उस पर तलवार चलाई उस घोड़े पर जो है रानी ने तलवार चला के उसके कंधों को घायल कर दिया। गुल मोहम्मद ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। घोड़े के से गिरती हुई रानी को रामचंद्र देशमुख ने सहारा दिया। रघुनाथ सिंह तथा देशमुख ने रानी को संभाला और बाबा गंगादास की कुटी में ले गए। कहते हैं गुजरते हुए दामोदर राव को एक तरफ बिठा दिया, क्योंकि दामोदर भी उसके साथ थी, जो कि उसका गोद लिया हुआ पुत्र था। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला। बाबा ने तुरंत उसके मुंह में गंगा जल डाला। रानी का निधन उसी समय हो गया। वही उनका दाह संस्कार भी हुआ। रानी अमर हो गई। रानी की भस्म तक विदेशी ने छू नहीं पाए, यानी अंग्रेज़ों ने रानी के भस्म तक को भी छूने की साहस न हुआ। इसलिए गुल मोहम्मद ने उसी रात चिता की भस्म का चबूतरा बना दिया, यानी रातों रात उस भस्म का चबूतरा बना दिया। रामचंद्र देशमुख दामोदर राव को पीठ पर बांध कर निकल गए वहाँ से। रघुनाथ सिंह चिता की रक्षा करते हुए शत्रु द्वारा मारे गए। सवेरे जब अंग्रेज रानी अथवा उसके शव को खोज में आए तो वो चिता स्थान पर पहुँचे। तो गुल मोहम्मद ने पूछा, किसका मज़ार है यह? गुल मोहम्मद से पूछा उन्होंने, ये किसका मज़ार है? तो गुल मोहम्मद ने बड़ी श्रद्धा से उत्तर दिया, हमारी पीर का है। और वो बहुत बड़ा बलि था। देखा जाए तो झांसी की रानी का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एक बात और भी महत्वपूर्ण है।